जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल लर्न विद मास्टर जी में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है हमारी वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो हमारी सीरीज चल रही है उसका पार्ट 3 है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 और पार्ट 2 की लिंक मिल जाएगी। आप उन दोनों को पहले देख लें, फिर पार्ट 3 को देखें। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और इंडियन काउंसिल एक्ट्स को। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल की अपडेट जो होगी वो सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, और एक और ज़रूरी बात जो मैं हर वीडियो के शुरू में कहता हूँ कि वीडियो शुरू करने से पहले आप पेन और नोटबुक उठा के बैठ जाएं। जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको वो आप नोट कर लें। इससे क्या होगा कि आपके नोट्स भी बन जाएंगे अच्छे खासे, और आपकी जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो आप उसमें से इजीली रिवाइज करके और एक रिवीजन मारेंगे और आपको आराम से ध्यान में आ जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसकी शुरुआत होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से। बाकी के जितने भी चार्टर एक्ट हैं और रेगुलेटिंग एक्ट हैं, फिट्स इंडिया एक्ट, वो हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं, तो आप उनको पहले देख लीजिएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है। क्या कहता है 1858? अब देखिए, हुआ क्या था कि हम सबको मालूम है कि 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा गया। ब्रिटिशर्स कहते हैं कि वो सिपोई म्यूटिनी थी, लेकिन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो था वो 1857 में लड़ा गया। अब उसके बाद क्या होता है, जो रूल होता है कंपनी का वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और ब्रिटिशर्स का जो होता है पूरा पोजीशन आ जाता है इंडिया के ऊपर। मतलब जो इंडिया होता है वो सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला जाता है कि अब जो इंडिया का जितना भी लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जो कुछ भी होता है इंडिया के अंदर का एडमिनिस्ट्रेशन, वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर चला जाता है, यानी इंग्लैंड। जो ऑफिस होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया का, वो क्रिएट किया जाता है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हम ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि आप मान लीजिए जैसे हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उस तरीके से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट क्रिएट की गई। ठीक है ना, जो कि 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया जो थी वो उनको असिस्ट करती थी। 15 मेंबर काउंसिल को मान लेते हैं इनकी कैबिनेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे सबसे पहले कौन बनाए गए थे? लॉर्ड स्टैनली जो थे वो सबसे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाए गए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। लॉर्ड स्टैनली जो थे वो सबसे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाए गए थे इंडिया के, और उनको 15 मेंबर्स काउंसिल जो थी वो उनको असिस्ट करती थी। ठीक है, तो उस और क्या हुआ, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन थी वो किसकी अथॉरिटी थी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पूरी अब आ गई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंडर में, और एक नई पोस्ट बनाई गई थी। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एनलार्ज कर दिया गया था और वाइसरॉय बना दिया गया था। ठीक है ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब वाइसरॉय कहा जाने लगा था। तो भारत के आखिरी गवर्नर जनरल और भारत के पहले वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखिए कि भारत के जो इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल थे वो भी लॉर्ड कैनिंग थे, और फर्स्ट वाइसरॉय जो थे वो भी लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है ना, तो वाइसरॉय जो थे वो प्रेसिडेंट जैसे आज हमारे काम करते हैं उस तरीके से काम करते थे, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जैसे आज हमारे प्राइम मिनिस्टर काम करते हैं उस तरीके से काम करते थे। ठीक है ना, और एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था, उसका सिस्टम ही खत्म कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके अंदर ब्रिटिश पोजीशन आ जाता है इंडिया के अंदर, ब्रिटिश क्राउन के अंदर पूरा इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आ जाता है। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसकी पोस्ट क्रिएट की जाती है। लॉर्ड स्टैनली जो है वो सबसे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं, जो जिनको 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उनको असिस्ट करती है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह पे एक नई पोस्ट आ जाती है, उसको इनलार्ज कर दिया जाता है, वाइसरॉय की पोस्ट आ जाती है। लॉर्ड कैनिंग जो है वाइसरॉय बनते हैं, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो अबोलिश कर दिए जाते हैं। किसके थ्रू? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि इंडियन वेयर गिवन रिप्रेजेंटेशन इन द वाइसरॉय काउंसिल। जी हाँ, सबसे पहली बार ऐसा होता है कि जो इंडियंस होते हैं, इंडियन पीपल होते हैं, उनको वाइसरॉय काउंसिल के अंदर रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलता है, और 3 इंडियंस जो हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंटर्ड होते हैं। ठीक है ना,
ये किस एक्ट के थ्रू होता है? 1861 एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के थ्रू। उसके बाद क्या होता है, जो प्रोविजंस होते हैं वो बनाए जाते हैं इंडियंस की एंट्री के लिए कि भाई किस किस बेसिस पे उनको एंट्री मिलेगी, मतलब उनका क्या इलेक्शन बेसिस पे होगी, नॉमिनेशन बेसिस पे होगी, किस बेसिस पे होगी, वो भी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के थ्रू बनाए जाते हैं। ठीक है ना, कि वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके अंदर एंट्री कैसे मिलेगी। लेकिन जो मेंबर होंगे ना वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, वो नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे, ओनली इंडियंस। ब्रिटिशर्स तो ऑफिशियल होंगे, लेकिन जो इंडियंस होंगे वो नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे। उसी के साथ जो पोर्टफोलियो सिस्टम है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, पोर्टफोलियो सिस्टम को मान्यता दे दी जाती है इस एक्ट के थ्रू। और एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, डिसेंट्रलाइजेशन जो होती है ना, डिसेंट्रलाइजेशन, उसको इनिशिएट किया जाता है विद द प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे बीइंग रिसोर्टेड देयर लेजिस्लेटिव पावर। मतलब ये कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो दोबारा से उसको इनिशिएट किया जाता है कि जो मद्रास और बॉम्बे जो प्रोविजन प्रेसिडेंसीज होती हैं उसमें उनको लेजिस्लेटिव पावर दोबारा से दे दिए जाते हैं, जो पिछले एक्ट के थ्रू हटा दिए गए थे। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 कह लो या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 कह लो, इसमें होता क्या है कि इंडियंस वेयर गिवन रिप्रेजेंटेशन इन द वाइसरॉय काउंसिल, जिसमें से 3 इंडियंस जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंटर होते हैं, और वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंट्री लेने के लिए इंडियंस के लिए प्रोविजन बनाए जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं। पोर्टफोलियो सिस्टम को मान्यता दी जाती है इस एक्ट के थ्रू, और मद्रास और बॉम्बे जो प्रेसिडेंसीज होती है वहां पे लेजिस्लेटिव पावर उनको दोबारा से दे दिए जाते हैं, किसके थ्रू? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के थ्रू। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्ट है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 क्या कहता है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 या 1892 या आप कह लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892, इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शंस या फिर नॉमिनेशंस कह लो आप उसको, वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं इंडिया में। ठीक है ना, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसको एक्सपांड कर दिया जाता है, गिव मोर फंक्शन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसको और ज्यादा, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है दोस्तों? लोकसभा जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है ना, जिसको और ज्यादा वो दे दिए जाते हैं फंक्शन, सच एज जैसे डिस्कशन ऑफ बजट, क्वेश्चनिंग टू द एग्जीक्यूटिव, क्या आप बजट के ऊपर डिस्कशन होगा, आप एग्जीक्यूटिव से सवाल पूछ सकते हो। ठीक है ना, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसको एक्सपांड कर दिया जाता है, डिस्कशन ऑफ बजट और क्वेश्चनिंग टू द एग्जीक्यूटिव इसकी मान्यता दे दी जाती है। कब? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के थ्रू, और इनडायरेक्ट इलेक्शन या फिर नॉमिनेशन जो है उसकी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज पे आते हैं हम, इंडियन काउंसिल एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1902 या मोरले मिंटो रिफॉर्म्स 1902। 3 नामों से इसको जाना जाता है, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। अब इसमें होता है क्या है दोस्तों, आप मोरले मिंटो रिफॉर्म्स को कह सकते हैं कि जो पार्टीशन हुआ हमारा इंडिया का जिसमें से एक देश अलग हो गया हमसे, एक हिस्सा हमारे देश का अलग होकर एक दूसरा देश बना, वो उसकी शुरुआत मोरले मिंटो रिफॉर्म से ही रखी गई। देखिए, चलिए देखते हैं इस एक्ट में एक्चुअली होता क्या है। तो डायरेक्ट इलेक्शन जो होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं सबसे पहली बार। ठीक है ना, लेकिन आपको मैं फैक्ट बताऊंगा इस एक्ट को पढ़ने के बाद, तो आपको समझ में आएगा सही से। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है वो एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी जाती है। जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो 16 से 60 कर दिए जाते हैं, सीधे एकदम से बढ़ा दिए जाते हैं, 60 कर दिए जाते हैं। जो कॉन्सेप्ट होता है सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट का, वो एक्सेप्ट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट, जो कॉन्सेप्ट होता है सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट जो होता है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है इस एक्ट के थ्रू। यानी कि जो मुस्लिम्स होते हैं उनका जो इलेक्टोरेट होता है वो अलग होता है। जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होती है, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होती है उसकी शुरुआत होती है इस एक्ट के थ्रू, और एक सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया जाता है मुस्लिम्स के लिए सबसे पहली बार। समझ रहे हैं आप? और फॉर द फर्स्ट टाइम द इंडियन वाज मेड अ मेंबर ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पहली बार होता है कि जब इंडिया की वाइसरॉय काउंसिल होती है, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होती है वाइसरॉय की, उसके अंदर कोई इंडियन मेंबर उसका
उसका पार्ट बनता है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो होते हैं वो सबसे पहले शख्स होते हैं जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बनते हैं। इनको लॉ मेंबर बनाया जाता है, यानी कि लॉ मिनिस्टर बनाया जाता है इनको, ठीक है ना। लेकिन ये बात भी सही है, मैं आपको बता दूं कि मोर्लेमेंटो रिफॉर्म को आप याद रखें कि पार्टीशन का जो बीज बोया गया वो मोर्लेमेंटो रिफॉर्म से ही बोया गया। एक एक्ट लाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, और उससे बोया गया एक बीज जिसका परिणाम क्या निकला, पाकिस्तान। जो डायरेक्ट इलेक्शन थे उनकी शुरुआत होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, इसके एक्ट के थ्रू, इस एक्ट के थ्रू। रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। एक बार एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं इसी एक्ट का कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में क्या हो रहा है भाई, कि जो डायरेक्ट इलेक्शन है उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, यानी लोकसभा के लिए सीधे चुन के भेज रहे हैं, ठीक है ना। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बन जाती है। जो नंबर ऑफ मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो 16 से सीधे 60 हो जाते हैं। सेपरेट कम्युनल इलेक्ट्रेट का कॉन्सेप्ट आता है जिसमें मुस्लिम्स को एक सेपरेट इलेक्टोरल कम्युनिटी, सेपरेट इलेक्ट्रेट दिया जाता है मुस्लिम्स को। तो सबसे पहली बार जो कोई इंडियन होता है वो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनता है। कौन बनते हैं, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी है। और आप रोजाना ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको हमारे चैनल की अपडेट जो होगी वो सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है, जय हिंद।